हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा साइंस। आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा सेशन पहले चल रहा था चैप्टर 1 चैप्टर 2 आप लोग का ख़त्म हो गया। हम लोग का चैप्टर 3 जो भी ऑब्जेक्टिव्स MCQ हम लोग देखेंगे आज। चैप्टर 3 में कुछ क्वेश्चन भी डाले हुए हैं जैसे अप्रा और ब्लास्टोसिस्ट के बारे में, तो आप लोग का वो कंप्लीट हो चुका होगा। और आज कुछ ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। फिर ऑब्जेक्टिव देखने के बाद अगर आपको छोटे छोटे कोई टॉपिक्स में प्रॉब्लम होगी तो वो टॉपिक्स की चर्चा हम बाद में कर देंगे। पहला क्वेश्चन जो आज का है वो हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है। प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है। आपका ये जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन चलेंगे ये आपका नर जनन तंत्र का है। यानी नर हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है प्राथमिक लैंगिक द्वितीय लैंगिक, ये किस में पूछा जाएगा तो आपके नर जनन तंत्र में। आप लोग इसको लेकर के कन्फ्यूज़ नहीं रहेंगे। आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा वो कहाँ से है, नर जनन तंत्र से। तो हमारा प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा हो सकता है, वृषण कोष, वृषण, सीसन, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो लैंगिक अंग उसे ही बोलते हैं जो हमारे युग्मकों का निर्माण करते हैं। जैसे कि शुक्राणु का निर्माण कौन करता है, वृषण। तो नर की अगर प्राथमिक लैंगिक की बात की जाए तो वो हमारा वृषण है। सेकेंड क्वेश्चन आपका द्वितीयक लैंगिक अंग है। द्वितीयक लैंगिक अंग कौन सा है, वो भी आपके नर जनन में ही है। तो अंडाशय तो हो नहीं सकता है, दाढ़ी हो नहीं सकता है। दाढ़ी एक लक्षण है, अंग नहीं है। तो आपके वृषण या शुक्रवाहक में के शुक्रवाहक में से एक हो सकता है। तो वृषण हमने पहले ही देखा कि वृषण हमारा प्राथमिक लैंगिक अंग है। तो वृषण के अलावा जो आपका शुक्रवाहक है ये क्या है, आपका द्वितीयक लैंगिक अंग है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, शुक्राशयी द्रव का कार्य है। शुक्राशयी द्रव जो है उनका कार्य क्या है, इसका आंसर बताए तो यौन आकर्षण। शुक्राशयी द्रव क्या यौन आकर्षण करता है, बिल्कुल नहीं। दूसरा हमारा अंडे को स्थिरता प्रदान करना, तो वो स्त्रियों में होता है। शुक्राणुओं की गति के लिए एक माध्यम प्रदान करना, ये सबसे सही आंसर है। शुक्राणुओं की गति के लिए एक माध्यम प्रदान करते हैं जिसे हम शुक्राशय द्रव कहते हैं, जिसे हम वीर्य भी आम भाषा में कहा जाता है। तो वो वीर्य जो होते हैं वो आपके शुक्राणु और प्लस में द्रव से मिल करके बने होते हैं। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन है, शुक्रवाहिका जोड़ती है। तीनों क्वेश्चन आप लोग देख लें। प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण, द्वितीयक जो कि वृषण के ठीक जो बाहर निकलती है संरचना शुक्रवाहक। शुक्राशयी द्रव का काम है शुक्राणुओं की गति के लिए माध्यम प्राप्त करना। तीसरा क्वेश्चन हमारा, शुक्रवाहिकाएं जोड़ती हैं। ये वाहक का ऊपरी वाला भाग है शुक्रवाहिकाएं। तो शुक्रवाहिकाएं किसे जोड़ती हैं, शुक्रवाहिकाएं जोड़ती है। शुक्रवाहिकाएं किसे जोड़ती हैं, तो अधिवृषण के साथ वृषण को। शुक्रवाहिकाएं जो आपकी निकलती हैं वो अधिवृषण के साथ वृषण को। वृषण से हमारे कुछ अधूरे पार्ट निकले होते हैं जो कि लगता है कि वृषण का भी भाग है और बाहरी, तो वो अधूरा भाग आपका क्या है, अधिवृषण। और उसमें से जो नलिकाएं वाहिकाएं निकल रही हैं वो शुक्रवाहिकाएं हैं। तो ये क्या करती है, शुक्रवाहिकाएं अधिवृषण के साथ हमारे वृषण को जोड़ कर रखती है। तो कभी पूछ दिया जाए अचानक से शुक्रवाहिका का कार्य बताएं तो अधिवृषण को वृषण से जोड़ना है। यह ऑब्जेक्टिव घुमा के भी हो सकता है कि अधिवृषण को वृषण से जोड़ने का कार्य कौन कर सकता है। द्वितीयक लैंगिक आपका शुक्रवाहक, अधिवृषण से वृषण जोड़ेगा शुक्रवाहिकाएं। प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण। थर्ड है हमारा, शुक्रवाहक और शुक्राशयी वाहिनी के मिलने से बनने वाली सामान्य वाहिनी है। शुक्रवाहक और जब शुक्राशयी वाहिनी दोनों मिल जाए, शुक्राशयी वाहिनी जो आपका ऊपर पूरा मूत्रमार्ग होता है, सॉरी मूत्राशय वाला जो भाग होता है उसमें शुक्राशयी वाहिनी होते हैं, और ऊपर से ये जो नलियाँ निकल के गई हैं उसमें वो शुक्रवाहक होते हैं। तो इनके मिलने से सामान्य वाहिनी है। तो इनके मिलने से जो नलिका बनती है वो हमारी है स्खलन नलिका। देखिए कैसे, मूत्रमार्ग आपकी अलग नलिका है। स्खलन नलिका का मतलब है कि जो आपकी शुक्रवाहक से शुक्राणु निकल के जाएंगे और शुक्राशय से जो द्रव मिलेंगे, तो शुक्राणु और द्रव उस स्थिति में मिल जाते हैं और फिर आगे जा करके उनका स्खलन करते हैं। तो इसीलिए इन दोनों पॉइंट को जोड़ने को हम कहते हैं स्खलन नलिका। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्खलन नलिका। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के वृषण की क्रियात्मक इकाई है। मनुष्य के वृषण की क्रियात्मक इकाई किससे कहा जाता है, यानी जो आपका वृषण है वो किससे मिलकर के बना हुआ है। मूत्रवाहिनी, मेल पीघी नलिका, शुक्रजनक नलिका, ऐसे नहीं। जब आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाया जा रहा था तो उसमें बताया जा रहा था कि लगभग हमारे एक वृषण में 200 से 300, 250 से 300 लगभग बताया गया था कि शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। वही नलिकाएं में आपको 2 से 3 पालिकाएं बताए गए थे।
तो जो वृषण का निर्माण हुआ है वो रियल में शुक्रजनक नलिकाओं से मिलकर के हुआ है, इसीलिए हम वृषण की क्रियात्मक इकाई इसे कह सकते हैं। तो वृषण आपका प्राथमिक लैंगिक अंग है, उसका क्रियात्मक इकाई शुक्रजनक नलिका है। वही सेकंड क्वेश्चन हमारा द्वितीयक लैंगिक अंग शुक्रवाहक। उसके बाद शुक्रवाहिका जोड़ती है किसे, तो अधिवृषण के साथ वृषण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आपको मनुष्य के वृषण की क्रियात्मक हमने देख लिया। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्तनधारियों में वृषण स्थित होते हैं। स्तनधारियों की अगर बात करें, स्तनधारियों में हम लोग आ जाते हैं। तो स्तनधारियों में वृषण स्थित होते हैं कहाँ पर, उदर गुहा, वक्ष गुहा, बाह्य उदर गुहा, पेरिकार्डियल गुहा, इसमें से क्या होगा। वैसे हम जब हिंदी में पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि श्रोणी क्षेत्र, श्रोणी भाग में हमारे वृषण स्थित होते हैं। तो उदर गुहा के जो बाहरी वाला भाग होता है, उसके निचला हिस्सा जो भाग होता है, वहीं पर क्या होते हैं, वृषण या मादा के जननांग पाए जाते हैं। तो हमारा यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा, बाह्य उदर गुहा। स्तनधारियों में वृषण कहाँ होते हैं, बाह्य उदर गुहा के पास। नेक्स्ट है हमारा आलंबन कोशिकाएं पाई जाती हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, आलंबन कोशिकाएं पाई जाती हैं स्तनधारी के वृषण में। ये कोशिकाएं जो आपकी अलग अलग संरचनाओं का निर्माण करती है, तो ये आलंबन कोशिका जो है वो हमारे वृषण में ही यानी नर में वृषण में पाई जाती है। नेक्स्ट है स्तनधारियों में वृषण अंतरंग के बाहर अंडकोश की थैली में निम्न के कारण स्थित होते हैं। पूछा गया है कि स्तनधारियों में वृषण अंतरांग के बाहर अंडकोश की थैली में निम्न के कारण स्थित होते हैं। अंडकोश के बाहर यानी यह जो वृषण होता है वो शरीर से बाहर क्यों होता है, उसके कारण बताने हैं। तो उसका कारण तो वैसे हमने एक हाथी के बारे में देखा था और एक अपने बारे में एक हाथी है कि जिसका वृषण शरीर के अंदर ही होता है। क्यों, रीज़न ये है कि वृषण को शुक्राणु बनाने के लिए लगभग 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, जबकि हमारे शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होती है। तो हमारे शरीर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है किसको, शुक्राणु को बनाने के लिए, जबकि हमारे शरीर के अंदर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। इस कारण नर के शरीर में वृषण जो होता है उसे बाहर निकाला गया है ताकि उसको शुक्राणु बनने के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर से कम तापमान मिले और उसमें शुक्राणु का लगातार निर्माण होते रहे। जबकि एक हाथी में नेचुरली तरीके से उनके पास इतना ही शरीर के अंदर का तापमान होता है, जिस कारण उनका वृषण क्या होता है, अंदर ही होता है। तो इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा आपका, शुक्राणु जनन के लिए कम तापमान की आवश्यकता। रीज़न क्या होता है हमारा, तापमान का कारण। नेक्स्ट है लीडिक की कोशिकाएं पाई जाती हैं। लीडिक कोशिकाएं या इसका दूसरा नाम है अंतराली कोशिकाएं, ये कहाँ पाई जाती है, वृषण में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। शुक्रजनक नलिकाएं या लीडिक कोशिका, अंतराली कोशिका, सटोली कोशिका, ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती है, आपके वृषण में। तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, वृषण में। नेक्स्ट देखते हैं हम, शर्करा फ्रक्टोज किसके स्राव में मौजूद होता है। शर्करा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज फल से प्राप्त होने वाला एक प्रकार का शर्करा है और दूसरा नर में ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से भी शुक्राणु उनके शुक्राशय द्रव में भी उपस्थित होते हैं। तो फ्रक्टोज जो है किसके स्राव में मौजूद होता है, शुक्राशय, पेरिनीलियर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि। किसी ग्रंथि के बारे में नहीं, शुक्राशय भी एक ग्रंथि है, पर शुक्राशय कहने का मतलब कि शुक्राशय द्रव, यहाँ ग्रंथि नहीं लगाया गया है। तो फ्रक्टोज का जो स्राव होता है वो शुक्राशय के साथ होता है। नेक्स्ट है उदर गुहा की तुलना में अंडकोश का तापमान कितना कम होता है। अंड गुहा की तुलना में हमारे शरीर से लगभग तापमान जो होता है वो कितना कम होता है, 3 डिग्री सेल्सियस। 2 से 3 हम पढ़ते हैं, आप 2 दिया रहे वो भी मार सकते हैं, 3 दिया रहे वो भी मार सकते हैं। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस होगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके स्राव के फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। किसका स्राव जो है वो फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम उसमें प्रचुर मात्रा में होता है जब उसका स्राव होता है। तो नर सहायक ग्रंथियाँ जो होती हैं, उस नर सहायक ग्रंथियाँ में आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि और शुक्राशय, ये तीनों ग्रंथियाँ जो होती है उन्हीं में फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
नेक्स्ट, मानव के नर जनन तंत्र में कौन सी अयुग्मित ग्रंथि है? अयुग्मित ग्रंथि का नाम बताना है नर में। तो अयुग्मित ग्रंथि जो आपकी है वो कौन सी है? प्रोस्टेट ग्रंथि है। अयुग्मित कौन सी है? प्रोस्टेट। अयुग्मित कहने का मतलब कि जो जोड़े के रूप में नहीं होती है, तो जोड़े के रूप में हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि नहीं है। बाकी आपका शुक्राशय ग्रंथि भी दोनों तरफ होता है, कॉपर ग्रंथि भी दोनों तरफ होता है। नेक्स्ट, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके लिए स्राव उत्पन्न करती है? प्रोस्टेट ग्रंथि जो भी लिक्विड या कुछ भी निकालती है तो वो किसके लिए निकालती है? उसका मकसद क्या होता है? तो शुक्राणु गतिविधि को उत्तेजित करने के लिए। किसको? शुक्राणु गतिविधि को उत्तेजित करने के लिए। यहाँ शुक्राणुओं को आकर्षित करना, ये सब मत मारिएगा, अंडे को भी आकर्षित। उनका मेन मकसद होता है लिक्विड निकालने का, मतलब कि शुक्राणु स्पर्म जो है अब वो अपनी गति तेज कर पाए, क्योंकि उसमें उन लोग को लगातार पोषण मिलता रहता है। नेक्स्ट है सेमिनल वेसिकल्स, इंग्लिश में दिया हुआ है, शुक्राशय में स्थित होते हैं। शुक्राशय में क्या स्थित होता है? सेमिनल वेसिकल्स शुक्राशय में स्थित होते हैं। शुक्राशय में क्या स्थित होता है? तो शुक्राशय में आपके, एक मिनट, अच्छा, शुक्राशय में स्थित होते हैं। इसमें मिक्स भाग का नाम बताना है। अधिवृषण, गर्भाशय, काउपर ग्रंथियों के ऊपर सीसन मुंड। जो आपका शुक्राशय वो कहाँ पाया जाता है? कि अधिवृषण के पास बिल्कुल नहीं। अधिवृषण तो आपका वृषण से जस्ट निकलने वाला पार्ट है। गर्भाशय मादा में होता है। सीसन मुंड सबसे बाहरी भाग है, जबकि ये काउपर ग्रंथि जो नीचे होती है जस्ट उसके ऊपर हमारा क्या होता है? शुक्राशय होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? काउपर ग्रंथि। नेक्स्ट है स्तनधारियों में वृषण किसके लिए वृषण कोष में उतरते हैं? स्तनधारियों में जो वृषण होता है किसके लिए वृषण कोष में उतरते हैं? वृषण कोष में आने का मकसद क्या होता है उनका? शुक्राणु जनन के लिए। शुक्राणु को बनाने के लिए ही तो वो शरीर के बाहर आते हैं, अंडकोश में आते हैं। अंडकोश प्राकृतिक रूप से बाहर ही बनता है, केवल वो जो आपके अंदर वाला भाग होता है वृषण, वो वृषण बाद में आता है। तो वो वृषण के आने का मतलब क्या होता है? तो शुक्राणुओं को बनाना, यानी शुक्राणु जनन। नेक्स्ट है शुक्राणुओं को उनके विकास के दौरान किसके द्वारा पोषित किया जाता है? शुक्राणुओं की जब विकास होती है तो उनको किसके द्वारा पोषित किया जाता है? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग कि शुक्राणुओं को विकास के लिए हम किसके द्वारा पोषित करते हैं? शुक्राणुओं को विकास के लिए हम सटोली कोशिकाएं से पोषित करते हैं। सटोली कोशिका का काम क्या है? सटोली कोशिका आपकी क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। वही हमारी अंतराली कोशिका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। नेक्स्ट है नर सहायक ग्रंथियों में शामिल है। नर सहायक ग्रंथि में प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल, शुक्राशय, ये तीनों होंगे। तीनों ग्रंथियाँ पुरुष में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन उपरोक्त सभी होगा। सटोली कोशिका इसमें शामिल है किसके लिए? शुक्राणुओं के पोषण के लिए, अभी हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं हम मादा जनन तंत्र से पुरुष जनन तंत्र के बारे में एक चीज़ और, किताब में जब आप पढ़ेंगे तो वृषण का आकार, उसकी लंबाई चौड़ाई देख लेंगे। उसके बाद हम लोग पालिका देखते हैं 2 से 3, नलिका देखते हैं 250-300 से या 200-250, जो भी नंबर दिया होगा एक्यूरेट नंबर आप लोग याद कर लेंगे। फिर उसमें LH हार्मोन का काम होता है, FSH हार्मोन का काम होता है। ऑब्जेक्टिव देखिए कोई ऐसे नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज टाइप का ही होता है। FSH LH का काम आप लोग देख ले। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कब निकलता है, क्यों निकलता है और कौन निकालता है। तो नर जनन तंत्र में हमने 21 या 22 जो भी ऑब्जेक्टिव देखे हैं, देखने के बाद आप लोग NCERT में भी जो चीज़ दिया हुआ है उसको ऐड कर ले नर जनन तंत्र में। हमारा अगर 20 ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो आप 40 बनाइए, तब आपका दोनों क्लियर होगा, इधर भी होगा और आपका भी क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं मादा जनन तंत्र का। मादा जनन तंत्र में पूछा गया है पहला क्वेश्चन, गर्भाशय के निचले संकीर्ण सिरे को कहते हैं? संकीर्ण पथ। देखिए फेलोपियन ट्यूब का भाग है। फेलोपियन ट्यूब में हमारा सबसे पहले कीपक होता है, वैसे तो फिम्बरी होती है, उसके ऊपर कीपक, और उसके बाद हमारा तुम्बिका क्षेत्र जहाँ निषेचन होता है। फिर आता है तीसरा पार्ट संकीर्णन पथ, और संकीर्णन पथ के जस्ट बाद क्या स्टार्ट होता है? तो आपका गर्भाशय स्टार्ट होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गर्भाशय गिरा। क्या हो जाएगा? गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा क्यों होगा? क्योंकि संकीर्णन पथ के जस्ट जो भाग स्टार्ट होता है वो गर्भाशय ग्रीवा वाला भाग है। नेक्स्ट है मादाओं में कौन सी संरचना नर के लिंग के समजात होती है? नर के लिंग के समजात, यानी जो नर का काम, नर के लिंग का काम होता है वो मादा के लिंग का भी काम होता है। तो जो संरचना होती है
समजात किसके होती है? जिनका क्रिया समान पर रचना अलग अलग होगा। अपने 7 चैप्टर में असमजात समजात पढ़ा होगा तो उसी से है। तो किसके समजात होती है? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गर्भाशय ग्रीवा। देखिए गर्भाशय ग्रीवा का काम अलग है जो कि पुरुषों में होता ही नहीं है। योनि भाग, तो योनि भाग भी थोड़ा अलग है। गर्भाशय भक्षेप, आपका जो आंसर है भक्षेप होगा। गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा तो कभी नहीं होगा क्योंकि पुरुषों में इसका काम ही अलग है, केवल मादा में होता है। अब बात करते हैं योनि और भक्षेप की। तो भक्षेप का काम है शुक्राणु को कहीं ना कहीं अपने अंदर ग्रहण करना, जो कि जिस प्रकार से एक पुरुष में शुक्राणु बनते हैं और उनका स्राव होता है कहाँ से, तो आपके बाह्य जननेंद्रिय सीसन वाला भाग जो होता है, जस्ट सीसन का जो काम होता है वही हमारे भक्षेप का भी काम होता है। तो इसकी जो संरचना है वो समजात होती है नर और मादा में। नेक्स्ट है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम वो परत है जो गर्भाशय की आंतरिक परत में बनती है। मासिक धर्म के दौरान इसी परत का टूटना निश्चय है। तो एंडोमेट्रियम क्या है? गर्भाशय की आंतरिक परत है। तो एंडोमेट्रियम गर्भाशय अंतःस्तर परत होती है। कहाँ पाई जाती है? वृषण में बिल्कुल नहीं, क्योंकि नर में होता है। मूत्राशय में, गर्भाशय में या मूत्रवाहिनी में। तो मूत्राशय मूत्रवाहिनी अलग चीज़ें हैं। आपका एंडोमेट्रियम गर्भाशय के अंतर परत है, तो किस में पाया जाता होगा? गर्भाशय में। नेक्स्ट है भगसेप। निम्न के संधि लघु भगोष्ठ पर होती है। लघु भगोष्ठ भगसेप पर क्या पाया जाता है? लेबिया मिनोरा। लेबिया मिनोरा जो होती है वो लघु भगोष्ठ पर होती है। लघु भगोष्ठ से देखिए दो होता है, एक लेबिया मिनोरा होता है, एक लेबिया माइजोरा होता है। एक आपका थोड़ा बड़ा वो भाग हो जाता है, बृहद भगोष्ठ हो जाता है, एक लघु भगोष्ठ। तो लघु भगोष्ठ और बृहद भगोष्ठ दोनों आपस में संधि जुड़े होते हैं। तो समझ गए होंगे कि आंसर क्यों लेबिया मिनोरा है। लेबिया मिनोरा और लेबिया माइजोरा दोनों एक साथ जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है अंडाशय पुटिकाएँ मौजूद होते हैं। अंडाशय पुटिकाएँ कहाँ मौजूद होते हैं? तो अंडाशय पुटिकाएँ जो होते हैं आपके वलकुट में होते हैं। अंडाशय की जब आप परतें पढ़ेंगे तो उसमें बाहर की ओर जनन उपकला होता है, फिर अंडाशय में अंदर अलग अलग वलकुट होते हैं जिसमें हमारी अंडाशय पुटिकाएँ जो नया नींव बनती है वो बंद रहती है। अगला देखते हैं हम लोग, झालर का कार्य है। निक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झालर का कार्य है। झालर का कार्य क्या है? अंडोत्सर्ग के बाद डिंब का संग्रह, अंडाशय के आकार को बनाए रखना, निषेचन के दौरान शुक्राणु को मार्ग प्रदान करना, या इनमें से कोई नहीं। तो अंडोत्सर्ग का मतलब क्या होता है? जब अंडे का उत्सर्जन होता है के बाद डिंब का संग्रहण, जो भी चीज़ें निकलती हैं उन्हीं का संग्रहण करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1। नेक्स्ट है हमारा, मादा में सहायक यौन लक्षणों को किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है? तो ये लक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं एस्ट्रोजन। मादा में जब अंडाणु निकलता है तो उस टाइम एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, या यौनारंभ जब शुरुआत होती है तो वो एस्ट्रोजन के कारण होती है, जिसके कारण मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, गर्भाशय से जुड़ने वाले डिंब वाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है। डिंब वाहिनी का अंतिम भाग कौन सा है? डिंब वाहिनी का अंतिम भाग स्थमस है, जिसे हम संकीर्णन पथ कहते हैं। गर्भ का दूसरा नाम है, गर्भ का दूसरा नाम क्या है? गर्भ का दूसरा नाम गर्भाशय है। नेक्स्ट, जन्म नाल किसके द्वारा बनता है? जन्म नाल किसके द्वारा बनता है? योनि के साथ गर्भाशय, गर्भाशय गिरिया के साथ गर्भाशय, योनि के साथ गर्भाशय ग्रीवा नलिका। आप लोग बताएं कि आंसर क्या हो सकता है? एक, हम लोग जब भी किसी शिशु का जन्म होता है तो योनि से होता है, इतना तो पता है। पर योनि से जो हिस्सा निकलता है वो गर्भाशय ग्रीवा नलिका के साथ निकलता है। जो भी आप अपरा वगैरह देखते हैं तो वो कहाँ होता है? वो आपके गर्भाशय ग्रीवा से जॉइंट होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? तीसरा, योनि के साथ गर्भाशय ग्रीवा नलिका। अगला है, एक कार्यात्मक स्तन ग्रंथि सभी की विशेषता है। एक कार्यात्मक स्तन ग्रंथि की बात की जाए तो किन सभी की विशेषता है? तो मादा स्तनधारी की विशेषता है। जितने भी मादा स्तनधारी है उसमें विशेषता क्या है कि उनमें स्तन ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट, स्तन ग्रंथियाँ युग्मित संरचना स्तन होती हैं, जिनमें ग्रंथि उत्तक और वसा की परिवर्तित मात्रा होती है। स्तन के ग्रंथियों में उत्तक विभाजित किया जाता है।
बोला जा रहा है कि स्तन ग्रंथि जो संरचना आप लोग को दिखती है वो ग्रंथि ऊतक वसा से मिलकर बनी होती है। इसमें ऊतकों का विभाजन जो होता है कितने पालिकाओं या नलिका जितने भी कोई कितने पालिकाओं में होता है, तो आप लोग के ये बुक में एनसीईआरटी में आंसर ये क्वेश्चन दिया हुआ है 15 से 20 स्तनपालियों में 15 से 20 स्तनपालियाँ मिल करके आगे की तुम्बिका जैसा क्षेत्र बनाती हैं और वहाँ से दुग्ध स्राव होता है। तो स्तन ग्रंथियाँ जो संरचना है ऊतक वसा और आपके ग्रंथियों से मिलकर बना हुआ संरचना है जिसमें 15 से 20 पालियाँ में बटे होते हैं। नेक्स्ट हमारा स्तन ग्रंथि की कोशिकाएं जो दुग्ध का स्रावन और भंडारण करती है कहलाती है। स्तन ग्रंथि की कोशिकाएं वो कौन सी कोशिका है जो दुग्ध का स्राव भी करती है और दुग्ध का भंडारण भी करती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा एल्वियोली कुपिका है। एल्वियोली कोशिका जो है ये आपके स्तन में जितनी भी दुग्ध का स्राव होता है और भंडार होता है उन्हीं का काम होता है। नेक्स्ट स्तन में स्तन कुपिका खुलती है। स्तन कुपिकाएँ जो कि दुग्ध का भंडारण की रहती है वो किस भाग में खुलती हैं, तो स्तन नलिका में। किस में खुलेंगी? स्तन नलिका में। नेक्स्ट गर्भाशय ग्रीवा में होता है। गर्भाशय ग्रीवा में क्या पाया जाता है? गर्भाशय ग्रीवा में क्या होता है? तो गर्भाशय ग्रीवा आपका ये गर्भाशय ग्रीवा जो शब्द कहा गया है जैसे हमारा गर्दन जो है ये ग्रीवा के समान है। ये हमारे कहीं ना कहीं फेफड़े और प्लस में हमारे मुख नाक जो भी सिर वाला भाग है इन दोनों के पास में जॉइंट है। वैसे ही गर्भाशय और योनि के बीच में एक पार्ट होता है जिसे हम ग्रीवा कहते हैं। तो गर्भाशय ग्रीवा कहाँ होता है? गर्भाशय और योनि के बीच में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है युग्मक जनन से। मादा जनन में भी आप लोग लंबाई चौड़ाई जो भी भाग देखने होंगे स्तन ग्रंथि के बारे में डीपली पढ़ लेंगे। वैसे हम एक बार स्तन ग्रंथि के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आपका बनेगा वो स्तन ग्रंथि और प्लस में जो भी लोगों को दिक्कत होगा अंड जनन के बारे में, तो इसमें हम लोग लॉन्ग देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग का अपलोड भी होता है तो उसको आप लोग मिस मत करिएगा। जो भी चीज़ें बताई जाएंगी उसमें क्लियर कर लेंगे आप लोग। तो युग्मक जनन से अब रिलेटेड हम लोग का ऑब्जेक्टिव होगा। तो देखते हैं युग्मक जनन में क्या पूछा गया। युग्मक जनन में पूछा गया आपसे युवावस्था में महिला किसका उत्पादन शुरू करती है। युवावस्था में जब पहुंचती है तो महिला के शरीर में क्या बनने लगता है? अंडाणु। नेक्स्ट मादाओं में यौना की उम्र कितनी होती है? मादाओं में यौवन की जो उम्र होती है वो कितनी होती है? आपका 11 से 14। वैसे हम 10 से 12 पढ़ते हैं तो उसी के बीच में दिया हुआ है 11 से 14 वर्ष। 10 के बाद से स्टार्ट होता है, कभी भी होगा 10 के बाद से। नेक्स्ट विभेदन के दौरान शुक्राणु किसके साथ जुड़े होते हैं? विभेदन के दौरान शुक्राणु किसके साथ जुड़े होते हैं? तो विभेदन का मतलब विभाजन होता है। विभाजन के दौरान शुक्राणु किसके साथ जुड़े हो? सटोली कोशिका से। सटोली कोशिकाएं विभाजन के समय में उन लोग को पोषण देती हैं जिस कारण विभाजन होते रहता है। नेक्स्ट शुक्राणु के किस खंड को पावर हाउस कहा जाता है? शीर्ष खंड, ग्रीवा खंड, मध्य खंड, पक्ष खंड। तो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया मध्य खंड में, इसीलिए उस भाग को पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट एक्रोसोम किस में भूमिका निभाता है? एक्रोसोम का काम क्या होता है? एक्रोसोम कहाँ होता है? एक्रोसोम आपका शुक्राणु के शीर्ष पर पाया जाता है। तो इनका ये अपना काम कहाँ करते हैं? कहाँ पर ये अपने क्रिया को दिखाते हैं? जब शुक्राणु कहाँ प्रवेश करता है? आपके डिंब में। डिंब जो है वो अंडाणु के बाहर जो परतें होती है उसे डिंब कहा जाता है। तो जब शुक्राणु प्रवेश करता है उस टाइम सबसे मेन काम होता है एक्रोसोम का। बिना एंजाइम निकाले वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो शुक्राणु का डिंब में प्रवेश में एक्रोसोम भूमिका निभाता है। तो एक्रोसोम का काम पूछा जाए तो यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं सब्जेक्टिव में। नेक्स्ट एक परिपक्व शुक्राणु का शीर्ष मुख्य रूप से किसका बना होता है? अगर शुक्राणु के एक परिपक्व शुक्राणु यानी जो पूरी तरीके से शुक्राणु बन चुका है उसका जो मुख्य रूप से शीर्ष वाला भाग है वो किससे बना होता है? शीर्ष वाला भाग किससे बना होगा? तो एक्रोसोमल सामग्री होता है। एक्रोसोमल सामग्री का मतलब एंजाइम जो भी चीज़ें उसमें चाहिए लंबी केंद्रक होती है। तो शीर्ष वाला भाग केंद्रक और एक्रोसोमल से बना होता है। नेक्स्ट एक परिपक्व शुक्राणु में होता है। एक परिपक्व शुक्राणु की बात की जाए तो उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है? तो अगर शीर्ष से बात करी जाए तो एक्रोसोम, फिर केंद्रक होता है, उसके गर्दन पर तारक केंद्र होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और पूंछ होती है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा। तो आप लोग ऑप्शन में देखिए क्या होगा। कशाभिका की एक जोड़ी, जी नहीं।
नेक्स्ट केंद्रक है, एक्रोसोम है, तारक केंद्र है, पर आपके दो भाग नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया और पूछ। तीसरा हमारा केंद्रक, एक्रोसोम, तारक केंद्र, इसमें भी पूछ रही है। चौथा में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया हुआ है पर पूरा भाग है, केंद्रक, एक्रोसोम, एक जोड़ी तारक केंद्र और एक पूछ। तो आंसर हमारा चौथा ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है पर पूछ तक लास्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में अंडाशय से युक्त अंडे होते हैं। मानव में अंडाशय से मुक्त युक्त पढ़े, अंडाशय से जितने भी मुक्त अंडे होते हैं वो कैसे होते हैं, किस चरण में होते हैं, किस अवस्था में पाए जाते हैं। द्वितीयक अंडक चरण में। जो अंडाशय से अंडाणु निकला होता है, मुक्त अंडा होता है, वो अभी होता है द्वितीयक अंडक चरण में। उसके बाद वो स्फुटन करके कॉपर्स ल्यूटियम और अंडाणु निकाल देता है। तो किस अवस्था में रहता है जो भी मुक्त अंडाणु होता है, द्वितीयक अंडक चरण में। ये आप लोग डायग्राम में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, उसमें निकला हुआ दिखाई दिया होगा। 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, अंड जनन के दौरान पहला अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है। अंड जनन यानी जब अंडाणु का बनने का स्टार्ट होता है तो पहला अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है। पहला अर्धसूत्री विभाजन आपका होता है दूसरी ध्रुवीय काय में। पहली ध्रुवीय काय जो होती है, काय का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, भाग, शरीर, कोई ना कोई पार्ट। पहली ध्रुवीय काय जो होती है वो अभी स्टार्टिंग ही बनी होती है। जैसे दूसरी ध्रुवीय काय बनती है, गोल गोल संरचना जो देखते हैं, उसमें आपका विभाजन जो है वो लगातार स्टार्ट हो जाता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, दूसरी ध्रुवीय काय। तो आज हम लोग का केवल 45 क्वेश्चन था, 45 क्वेश्चन थे। इस 45 क्वेश्चन में आप लोग को एनसीईआरटी से भी नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और युग्मक जनन, यहाँ तक आप लोग को इसके साथ साथ पहुँच जाना है, ताकि हमारा एनसीईआरटी भी चलता रहे। जो भी गाइड से हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं वो भी चलता रहे, और बाकी जो जहाँ भी आपको सब्जेक्टिव में, लॉन्ग सब्जेक्टिव में जो भी प्रॉब्लम होगा वो लॉन्ग सब्जेक्टिव भी हम डेली शॉर्ट वीडियो में देखते चलेंगे। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर डेली रिपीट होता रहेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।